बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के अंदर जब महाभारत छिड़ी तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक पिता लालू प्रसाद यादव के पुत्र मोह को माना जा रहा है। ये पुत्र मोह का सवाल कहाँ आता है? पुत्र मोह क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, मैंडेट के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने और मंत्री हमारे बने, बिहार की जनता का मैंडेट लेकर बना और तेजस्वी का एक्सेप्टेंस पूरे देश में हो गया। तो इस लड़का से, लालू से तो डरता ही था, इस लड़का से भी डर गया सब। ये टारगेट किया तेजस्वी को। बिहार के इस राजनीतिक संग्राम में राजनीतिक दलों की सेनाएं आमने सामने के मुकाबले में है। इस संग्राम में अपनों और परायों का भेद भी खत्म हो चुका है। कल तक दोस्ती का दम भरने वाले राजनीतिक दल अपने पूर्व सहयोगियों पर बरसा रहे हैं आरोपों के बम। नीतीश कुमार ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये चले गए भाजपा के गोद में, भाजपा के गोद में, नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर के ये बैठ गए। एक तिल भी ये बिना सत्ता के नहीं रह सकते। जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका है, हम उस पर अब तक काम करते रहे और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश और लालू का महागठबंधन टूटने के पीछे असल वजह क्या थी। साथ ही नीतीश कुमार की समाजवादी राजनीति का वो इतिहास भी खुरे देंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती का दम्भ भी दर्ज है और उनसे ऐलाने जंग भी। और इसी के साथ 48 बात की भी करेंगे कि नीतीश की सवारी पीएम मोदी की छत्र छाया में क्यों कैसे पहुंची। हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। इसलिए महोदय, बिहार के हित में, राज्य के हित में, न्याय के साथ विकास के हित में यह फैसला जनता दल ने लिया है। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना खान। 60 के दशक में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर समाजवाद का परचम बुलंद करने वाले दिलीप कुमार से लेकर आज के अक्षय कुमार तक बॉलीवुड में कुमारों की भरमार रही है। लेकिन राजनीति के मैदान में बदलते वक्त के बावजूद बस एक ही कुमार का नाम गूंजता चला आ रहा है और वो है नीतीश कुमार। बिहार में महज 15 घंटे में देश की राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह पलट कर रख देने वाले नीतीश ने राजनीति की बिसात पर एक बार फिर से एक ऐसी डबल चाल चली जिसने राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से कैसे बढ़ी करीबी और एनडीए में उनकी वापसी का गेम प्लान कैसे बना। लेकिन उससे पहले फटाफट एक नजर भी देख लीजिए आखिर कैसे शुरू हुआ था महागठबंधन में विवाद और कैसे तैयार हुआ बिहार में सत्ता परिवर्तन का ये प्लेटफॉर्म। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के 4 साल पुराने गठबंधन में दरार की औपचारिक शुरुआत बिहार के रक्सौल में पानी के एक प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट में लालू के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेहद दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन नीतीश के करीबी मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन ने इसमें अलग भूमिका ले ली। रक्सौल पानी प्रोजेक्ट की तकरार के बाद ही लालू यादव के परिवार के बेनामी संपत्ति के दस्तावेज खंगाले जाने लगे। लालू यादव के परिवार की कथित बेनामी संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के हाथ भी लगे, जिसके बाद उन्होंने लालू यादव की घेराबंदी तेज कर दी।
5 जुलाई को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 7 जुलाई को सुबह सीबीआई ने लालू से जुड़े 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। जांच एजेंसी के मुताबिक 2006 में जब लालू रेल मंत्री थे, तब रांची और पुरी में होटलों के टेंडर जारी करने में गड़बड़ी की गई। मई महीने में ही लालू के खिलाफ 1000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी के आरोपों की आयकर विभाग भी जांच कर रहा है। महागठबंधन में दरार उस वक्त और चौड़ी हुई जब लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी। मामला तब और भी गर्मा गया जब नीतीश कुमार की अगुवाई में इस मामले को लेकर 11 जुलाई को जेडीयू की अहम बैठक हुई। बिहार के इस घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार ने यूपीए में रहकर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया और यूपीए से नाता तोड़ लिया और बुधवार को उन्होंने महागठबंधन से भी नाता तोड़ते हुए वापस एनडीए से हाथ मिला लिया। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। यही मिल करके भाजपा से, आरएसएस से, नरेंद्र मोदी से भोज पर जमा होकर मीटिंग करके यही केस करवाए हैं फिलिंजी ग्राउंड पर। तो केस का मुकाबला हम करेंगे। हमको जो प्रॉपर अथॉरिटी है जो केस किया है वो बुलाएगा, वहां ना हम बताएंगे। आप पुलिस हैं, सीबीआई के आप डायरेक्टर हैं कि आपको बतावे? नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। इन पर तो 302 का मुकदमा है 91 से। बिहार का मुख्यमंत्री देश में पहला मुख्यमंत्री है कि कमर ओढ़ के घी पी रहा था, अपने को क्लीन, अब बड़ा साफ सुथरा हम हैं, कानून का राज, अपने कानून का भंग करके 302 का मुद्दालय संज्ञान हुआ है, कोर्ट से केस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन का जो काउंसिल का आप निकाल के देखना, उसमें खुद इन्होंने कहा कि हम पर ये केस है। ये आपको कब पता चला? हमको पता चलता था लेकिन हम भी दाब के रखते थे। नीतीश कुमार 2 बार लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और 3 बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोग से बिहार में सरकार बना चुके हैं और अब एक बार फिर यू टर्न मारकर उन्होंने एनडीए के सहयोग से बिहार में सरकार बना ली है। बुधवार को जब नीतीश ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उसके ठीक 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। मोदी ने लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के, खासतौर पर बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और वक्त की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच इस नई राजनीतिक दोस्ती के क्या मायने हैं और दोनों के बीच इस नई दोस्ती के पीछे क्या वजह है, इन सभी बातों की पड़ताल हम करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि नीतीश और मोदी के इस महामिलन का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। नीतीश कुमार को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था, लेकिन उनके अब एनडीए में आने के बाद 2019 के लिए बीजेपी की राह और मजबूत हो गई है, क्योंकि सभी विपक्षी दल मिलकर अगर संयुक्त विपक्ष बनाते हैं तो उनके लिए लोकप्रिय और बेदाग चेहरा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी पिछले 4 साल में बीजेपी मजबूत और विपक्षी दल कमजोर होते चले गए हैं।
देश के 13 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। 5 राज्यों में बीजेपी दूसरी पार्टियों की सहयोगी है। बीजेपी ठीक उसी राह पर है जिस पर कभी कांग्रेस अपनी लोकप्रियता के दिनों में हुआ करती थी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली, जिसमें से सबसे ज्यादा 71 सीटें उसने उत्तर प्रदेश से जीती। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में भी बीजेपी की ही सरकार है। अब जेडीयू के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद बीजेपी देश की करीब 70% आबादी और 58% इकोनॉमी पर शासन कर रही है। ऐसा मकाम उसने पहली बार हासिल किया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, ओडिशा में बीजेडी की सरकार का झुकाव भी बीजेपी की तरफ दिख रहा है। इन दोनों पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट दिया। उधर कांग्रेस के पास सिर्फ कर्नाटक ही एक बड़ा राज्य है जो बचा है। जाहिर है विपक्ष के लिए 2019 के चुनाव की राह और मुश्किल हो गई है, क्योंकि गुड गवर्नेंस और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार के बगैर एनडीए के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष को तैयार करने में मुश्किल आएगी। नीतीश के यू टर्न ने विपक्ष के सामने यह सवाल छोड़ दिया है कि अगर कोई संयुक्त विपक्ष बनता भी है तो 2019 में उसका चेहरा कौन होगा? अखिलेश, मायावती, ममता या लालू यादव? पोजीशन के पास कोई चेहरा नहीं है जो एक नेशनल लेवल का लीडर हो, एक नेशनली एक्सेप्टेबल फेस हो, ऐसा कोई चेहरा नहीं है। और जो हैं वो एकदम रीजनल लीडर्स हैं, उनको लेकर चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं है, जीतना तो दूसरी बात है। और तीसरा जो है कि कोई ऑपोजिशन के लिए जो स्ट्रेटेजाइज करे कि ऑपोजिशन चुनाव कैसे लड़े, ऑपोजिशन एकजुट कैसे रहे, इसकी भी एक कमी है जो नीतीश जी कर सकते थे, उनको करने का मौका नहीं दिया गया और अब वो अलग हो गए वहाँ से। कि मुख्य राजनीतिक चुनौती जिन लोगों से मोदी को बन रही थी उसमें नीतीश काफ़ी आगे थे। उनकी पर्सनालिटी, उनका काम और विपक्ष के बीच उनकी पोजीशनिंग, ये सब लिहाज से वो अच्छे थे। पार्टी भले उनकी छोटी हो लेकिन उनका कद उससे बड़ा था, तो ये संभव था कि अगले चुनाव में मोदी के सामने नीतीश होते। लेकिन एक ही झटके में मोदी जी ने अपने राइवल को भी ख़त्म किया और नीतीश को अपने साथ भी कर लिया। उनके गुण दोष का फायदा भी उनको लिया। ये वो चेहरा है जिसने देश की राजनीतिक तस्वीर को महज 3 घंटे में बदल कर रख दिया है। नीतीश कुमार सियासी शतरंज के वो बाजीगर हैं जिन्होंने लालू यादव जैसे धुरंधर राजनेता को भनक नहीं लगने दी और बिहार की पूरी बाजी एक ही झटके में पलट कर रख दी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2000 में नीतीश जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बहुमत के लिए बाहुबलियों का साथ लेने से भी नहीं हिचके थे। नीतीश कुमार का कुर्सी के लिए समझौतों का रिकॉर्ड पुराना रहा है। वो सत्ता के लिए बाहुबलियों, कथित सांप्रदायिक संगठनों और भ्रष्टाचारियों से संबंध जोड़ते और तोड़ते रहे हैं। फिर भी देश की राजनीति में उनका कुर्ता इतना साफ माना जाता है कि लोग उन्हें सुशासन बाबू कहकर बुलाते हैं। नीतीश कुमार सियासत के एक ऐसे बाजीगर माने जाते हैं जिनसे राजनीति का हर सूरमा हाथ मिलाने को बेताब नजर आता है। फिलहाल नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया है, लेकिन वो कब, कहां, किससे हाथ मिला लें ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार की समाजवादी राजनीति का वो इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती का दंभ भी दर्ज है और मोदी से ऐलाने जंग भी। जून 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। 13 सितंबर 2013 को पार्टी ने सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी के विरोध को दरकिनार करते हुए मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। मोदी की इस ताजपोशी पर बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि एनडीए के उस कुनबे में भी खलबली मच गई थी। एनडीए में मोदी के इस प्रमोशन का पहला शिकार जेडीयू बना था। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें इस हद तक तनी कि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए से अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था।
आज थोपने की बात होगी। हमारा स्टैंड, हम लोगों का स्टैंड शुरू से साफ था। अगर बिहार में जो चल रहा था उसको चलने के लिए उसी तरह से छोड़ दिया जाता और दिल्ली में अटल जी के रास्ते को अख्तियार करने की कोशिश होती तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते ही आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह संभव नहीं कि हम उस चीज को स्वीकार करें जो आप चाहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि धर्मनिरपेक्ष ताकतें नरेंद्र मोदी से दूर ही रहें। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। गठबंधन की राजनीति के दौर में मोदी के लिए यह तगड़ा राजनीतिक झटका था, क्योंकि हिंदी बेल्ट के 80 सीटों वाले एक और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता थी। 2009 में यूपी में बीजेपी सिर्फ 10 लोकसभा सीट ही जीत सकी थी। ऐसे मुश्किल हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली थी और जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार से ही 40 में से 33 सीटें झटक ली थीं और अपनी चुनाव रैलियों में 300 कमल मांगने वाले नरेंद्र मोदी को 336 सीटों के बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच 4 साल पहले जो राजनीतिक जंग छिड़ी थी वो विचारधारा की लड़ाई थी या फिर सत्ता के सबसे बड़े पावर गेम का हिस्सा था। इसे लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन एनडीए से अलग होकर नीतीश ने यू टर्न मारा। उसने उन्हें घुमाकर वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। नीतीश ने यू टर्न मारकर बिहार की राजनीति में जारी शह और मात के खेल को खत्म कर दिया है। बिहार में अब एनडीए की सरकार है और इसीलिए नीतीश पर उनके पूर्व सहयोगी प्रहार कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात करती है तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला। और हम तो बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ सरकार में हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको 2013 में नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों किया, इसका क्या कारण था। क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था? क्या आप लोगों ने इंटरफेरेंस सरकार में करने का काम किया था? इसका जवाब आप भाजपा के लोगों को देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास, जब भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके। ये लोग अहंकार में जीने वाले हैं, भ्रम पालते हैं। ऐसा लगा कि महागठबंधन यानी किसका चेहरा, और एक पार्टी के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और हमको जो मैंडेट मिला, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, वह काम करने के लिए दिया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया था, पारदर्शिता के लिए दिया था। हमने पूरा प्रयास किया, 1/3 समय हमने चलाया, कई प्रकार की कठिनाइयां आई, हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की। और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए, मैंने सबको झेला है।
नमस्कार, मैं हूं रुमाना खान। व्यक्ति विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक दुश्मनी और उनकी राजनीतिक याराने की। लेकिन नीतीश और मोदी की बात से पहले नीतीश और लालू का जहरीला कनेक्शन भी देख लीजिए। दरअसल कॉलेज के अपने दिनों में समाजवादी आंदोलन के समय से साथी रहे लालू और नीतीश कुमार करीब 23 साल पहले अलग हो गए थे। साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काम करने के तरीकों से नाराज होकर नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे? हैं? गवर्नेंस से कोई राजपाट मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपुल से। क्या जब देखो गवर्नेंस करते रहते हो। बैठ। नीतीशवा हमारा सरकार हथियाना चाहता है का? लालू यादव से अपना 20 साल पुराना रिश्ता तोड़कर अक्टूबर 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अपनी अलग समता पार्टी बनाई थी। समता पार्टी के जरिए नीतीश ने बाद में बीजेपी के साथ राजनीतिक दोस्ती भी कर ली और साल 2005 में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाकर बिहार की सत्ता हासिल करने में भी वो कामयाब रहे थे। उसके बाद के 8 सालों तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार चलाते रहे। लेकिन साल 2013 में जब वो एनडीए से अलग हुए तो बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर घुमाकर लालू यादव के करीब पहुंचा दिया था। लालू यादव ने 15 साल राज किया और उसमें से 10 साल नीतीश कुमार ने लालू को हटाने में लगाए और 2005 में वो सफल हुए। उसके बाद से नीतीश कुमार का राज चल रहा है और बिहार में मेन ऑपोजिशन लालू यादव थे, भाजपा नहीं थी। 4 साल पहले 2013 में नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ लिया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का जहर पीने के बाद जब नीतीश कुमार ने बिहार में लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाया तो खुद लालू ने यह कहा कि उन्हें नीतीश के साथ गठबंधन करने के लिए जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सभी शासकों को कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहाज पीने के लिए तैयार हैं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने नीतीश से दुश्मनी का जहर पी लिया और इसके नतीजे में जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने वाले नीतीश कुमार भी महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ आजमाने बिहार के चुनावी दंगल में कूद पड़े थे। एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़। इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये नए भुजंग प्रसाद, नए चंदन कुमार, पता नहीं कौन किसको जहर पिला रहा है, कौन किसका जहर पी रहा है। लेकिन इतना मुझे पता है, चुनाव समाप्त होते ही ये जहर उगलना शुरू करेंगे और बिहार को बर्बाद करने में अब जंगल राज के साथ
जहरीला वातावरण भी आने वाला है। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद होते हैं, उनकी अक्ल में कोई कमी नहीं। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद 20 महीने से नीतीश और लालू की सरकार चल रही थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसी के साथ साथ करीब 6 महीने पहले से नीतीश के एनडीए में वापसी की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही थी। आखिर कैसे नीतीश ने एनडीए की तरफ रफ्ता रफ्ता पलटी मारी, इस पर भी आइए एक नजर डाल लेते हैं। एनडीए ने बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग जाकर कोविंद के समर्थन का ऐलान कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में जब अचानक नोटबंदी का ऐलान किया था, तो इस फैसले के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर तो हो गए थे। नीतीश ने तब केंद्र सरकार के इस फैसले को बड़ा आर्थिक सुधार बताकर तारीफों के पुल बांध दिए थे। मोदी सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी कानून बनाया, तो नीतीश इसे लेकर भी केंद्र के साथ खड़े हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्दी ही बेनामी संपत्ति पर हमला करना चाहिए। टैक्स व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जब मोदी सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया, तो गैर बीजेपी शासित कई राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन नीतीश कुमार जीएसटी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार के साथ नजर आए। पिछले साल जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो केजरीवाल, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने मोदी सरकार से इसके सबूत मांगे थे, और तब भी नीतीश ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए सेना को बधाई दी थी। हम तो विपक्षी एकता के पक्ष कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे हैं, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूँ। नीतीश जो है बड़े मैंने बोलता नहीं, लेकिन ये हमेशा घुरते ही की राजनीति करना, आज यहाँ कल वहाँ बताओ, ये तो अंतिम समय हो गया नीतीश कुमार का। जिस बीजेपी को इन्होंने कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाना, अब प्रधानमंत्री की क्वालिटी है, ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको बना दो, बड़े भारी इमेज वाले यही हैं। तो हम लोग को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये नोटबंदी से ले करके और जीएसटी से ले करके, और ये प्रधानमंत्री बिहार की बेटी जगजीवन बाबू की बेटी मीरा कुमार, विद्वान आदमी, हम 18 पार्टी के लोग तय किए, ठीक है लेटे तय किए, तो ये उनको न वोट दे करके सीधा भाजपा को दे दिया। ये तो बड़ा भारी घात किया बिहार की जनता के साथ। देश में सेकुलर ताकतों को पीठ में चाकू भोंका ये आदमी। जाहिर है नीतीश कुमार ने पिछले 6 महीने में मोदी सरकार को लेकर ऐसे रिएक्शन दिए, जिसके बदले में पीएम मोदी के किए गए एक्शन के बाद बिहार में एक बार फिर उसी एनडीए की सरकार है, जिसके खिलाफ 2013 में नीतीश ने नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बगावत का परचम बुलंद किया था। लेकिन मोदी और नीतीश के बीच राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी की ये दास्तां करीब 10 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2005 में। राजनीति करने वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये गुजरात दंगे की हाड़ी चढ़ चुकी है और काठ की हाड़ी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। साल 2005 में नीतीश कुमार गुजरात दंगों की तुलना काठी यानी लकड़ी की हांडी से किया करते थे। उनका कहना था कि जैसे काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़कर जल जाती है, ठीक वैसे ही गुजरात दंगों का मामला 2004 में एनडीए की हार के साथ खत्म हो गया है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपनी ही बात से पलट गए थे। गुजरात में जो कुछ भी हुआ, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है और इसकी कोई माफी कभी नहीं मिल सकती।
पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार का जो रुख रहा है, उसकी शुरुआत दरअसल 2005 से ही हुई थी। उस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि अगर बिहार में सत्ता में आना है तो नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखना होगा। मोदी की जो इमेज है, और इमेज बहुत काउंट करता है इलेक्शन में, परसेप्शन, वो इमेज तो डिफरेंट है, वो थोड़ा हार्डलाइन इमेज है। इसमें तो आप मुसलमानों का वोट निश्चित रूप से लूज करने का चांस था, तो उन्होंने उनको रोका इसलिए कि ये पहचान न बन जाए उनके पूरे कैंप को, यहाँ वहां के बीजेपी को भी, कि भाई हम आइडेंटिफाई। उस समय तक राजनीतिक परिधि में काफी परिपक्व हो चुके थे नीतीश जी, तो इसीलिए अपने आगे का रास्ता उनसे अलग करके ही बेहतर देख रहे थे। एक हाथ से बीजेपी का समर्थन और दूसरे हाथ से नरेंद्र मोदी का विरोध। साल 2005 में नीतीश कुमार को इस चुनावी रणनीति का फायदा मिला। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय नीतीश कुमार बहुमत के साथ दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी इस कामयाबी की एक बड़ी वजह लालू यादव के जंगल राज को माना जाता था, तो वहीं उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी इसकी अहम वजह बनी थी। लालू यादव ने जहां पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के वोट बैंक पर अपनी सत्ता खड़ी की, तो नीतीश ने अति पिछड़े वर्ग और महादलितों के साथ अपना साथ जोड़ा। उन्हें बीजेपी से हाथ मिलाकर सवर्णों का समर्थन मिला, तो वहीं नरेंद्र मोदी का विरोध करके उन्होंने मुसलमानों के वोट भी हासिल किए। उनका सोशल इंजीनियरिंग है, कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम। कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम मतलब अपर कास्ट से लेकर के दलित को एक मंच में लाना। इसी के बेसिस पर उन्होंने 7-8 साल तक यहाँ पर राज्य भी किया। नीतीश जी की कोशिश ये रही है कि वो एक बिहारियों में या बिहार के लोगों में वो एक जातीय स्वाभिमान पैदा करें। उन्होंने जात पात से हटकर लोगों को कहा कि भाई हम बिहारी हैं और गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। नीतीश कुमार ने अपने लिए एक रोड मैप तय किया है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि वो तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करते। उन्होंने तय किया कि 50 साल के बाद उनका लक्ष्य क्या है। 50 साल के बाद इस बिहार की जनता जो उस समय होगी वो ये कहे कि एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ जिसने राज्य का कायापलट कर दिया। नीतीश कुमार विकास पुरुष और धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। यही वजह है कि 12 साल से बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दूरी बनाए रखी। और इतना ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मोदी को चुनाव प्रचार के लिए बिहार आने तक से रोक दिया था। लेकिन जो बिहार में न हो सका, वो 2009 में लुधियाना में हो गया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर हाथ में हाथ डाले नजर आए। एनडीए की इस रैली में नीतीश कुमार बैठे हुए थे, तभी नरेंद्र मोदी उनके पास गए और हाथ पकड़कर भारी भीड़ के सामने ले आए। नीतीश और मोदी की यह तस्वीर एक साल बाद साल 2010 में बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन के तौर पर छपी। इसमें बिहार में बाढ़ के समय गुजरात की तरफ से दी गई मदद का जिक्र किया गया था। इस पर नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। सॉरी करने से भी कोई काम नहीं चलने वाला है। हम उसके बारे में जिसमें मेरे फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है उसको हमने गंभीरता से लिया है, और जो भी संभव कानूनी कार्रवाई होगी हम उस कोर्स को अडॉप्ट करेंगे। जून 2010 में बिहार में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया था, लेकिन नीतीश का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए रखा गया डिनर कैंसिल कर दिया, बल्कि गुजरात की तरफ से दिया गया मदद का चेक भी वापस लौटा दिया गया था। 5 करोड़ की सहायता भेजी गई, उसका गुणगान किया गया कि विपत्ति के काल में हमने मदद की। अरे जो दान दिया जाता है उसका बखान नहीं किया जाता है। मेरी शिकायत इस बात पर थी कि इस बिहार के कोसी त्रासदी में जहां हजारों करोड़ लगे, 5 करोड़ की क्या मुराद, कैसा दान
देते हो, बखान करते हो, ले जाओ अपना 5 करोड़। साल 2010 की इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की धमकी दे डाली, क्योंकि उसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। इसीलिए यह मामला उस वक्त तो शांत हो गया, लेकिन इसी बहाने नीतीश एक बार फिर से बीजेपी को इस बात के लिए राजी करने में कामयाब रहे कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने बिहार ना आए। 2010 के बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी के विरोध की रणनीति नीतीश के काम आई। एनडीए की 206 सीटों के साथ बिहार में बड़ा बहुमत मिला, जिसमें से अकेले जेडीयू ने 115 सीटें जीती थीं। नीतीश तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और इस जबरदस्त जीत के बाद से ही उन्हें यह लगने लगा कि अब सत्ता के लिए बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। नीतीश बिहार में विकास को मुद्दा बनाने में भी कामयाब रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने राज्य में विकास का नारा बुलंद कर रहे थे। नीतीश कुमार अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसलिए रहे ताकि बिहार का मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लड़ाई दो ऐसे मुख्यमंत्रियों की होती जा रही थी जो विकास के रथ पर सवार होकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना चाहते थे। हिंदुस्तान ने देखा है, जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। अपनी भेड़र न देखे दूसरे की फूली निहारे। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। बिहार सब प्रकार के कमजोरियों, बीमारियों से लड़ते हुए अब आगे के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। और हम लोग ज्यादा दूसरों पर कमेंट नहीं करते। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की ये लड़ाई अब इस बात पर थी कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार को लगता था कि मोदी की कट्टर हिंदूवादी छवि के मुकाबले उनका उदारवादी चेहरा उन्हें ज्यादा मजबूत उम्मीदवार बनाता है, लेकिन वो ये भी खूब समझते थे कि बीजेपी के मुकाबले उनकी पार्टी जेडीयू बहुत छोटी है, जिसका जनाधार बिहार तक ही सीमित है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कभी खुलकर जाहिर नहीं की। मुझमें जो काम करने की शक्ति है उसका पूरा उपयोग हम बिहार की खिदमत में कर रहे हैं। इसके आगे का न हम सोचते हैं, न हम उसके लायक अपने को मानते। 2014 के पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी पूछ रहे थे, क्योंकि गुजरात में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया था, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे थे। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। बीजेपी ने अंदर और बाहर के तमाम विरोधों को दरकिनार करके जब नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव की कमान सौंपने का फैसला किया, तो इसी के साथ नीतीश कुमार ने भी बीजेपी से 17 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बदले राजनीतिक हालात ने नीतीश कुमार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब और एनडीए की छांव में पहुंचा दिया है। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे
मगर हो न सका सौदा जमीर का। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।